हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम लंडरेस एबिट रैपिड चैलेंज टूर्नामेंट के 7th राउंड की है। काफ़ी समय के बाद मेरे ख्याल से आज मैंने अखबार में पढ़ा था कि कहीं कोई प्रीमियर लीग क्रिकेट की शुरू हुई है, मतलब ऑन फील्ड टूर्नामेंट्स, ऑन फील्ड गेम काफ़ी समय के बाद शुरू हुई है, कोरोना वायरस के अटैक के बाद। लेकिन चेस ही एकमात्र ऐसा खेल है जो काफ़ी समय से ऑनलाइन खेला जा रहा है। ये टूर्नामेंट भी ऑनलाइन खेला गया था और यहाँ मैग्नस कार्लसन ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रखी है, लेकिन उनके 2 गेम्स थोड़े गड़बड़ा गए थे। तो फ्रेंड्स, उन्हीं में से एक गेम आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। यहाँ मैग्नस कार्लसन का मुकाबला था जेन डूडा से। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की जेन डूडा ने C4 के साथ, सॉरी, इंग्लिश ओपनिंग। तो E5 यहाँ मैग्नस कार्लसन ने किया। नाइट C3 तो नाइट F6, नाइट F3, नाइट C6, 4 नाइट वेरिएशन ऑफ इंग्लिश ओपनिंग। E3, देन बिशप B4 स्क्वायर पर, तो क्वीन गई C2 स्क्वायर पर ताकि ब्लैक यहाँ C फाइल में पॉन को डबल ना करवाए। उसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया, देन नाइट D5। और फ्रेंड्स, नाइट के D5 स्क्वायर पर आने के बाद डूडा का स्ट्रेट फॉरवर्ड इनविटेशन है नाइट एक्सचेंज करने का, लेकिन अभी यहाँ ब्लैक ने नाइट एक्सचेंज नहीं किए। कार्लसन ने यहाँ अपने रुक को E8 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन क्वीन F5 तो D6, देन क्वीन पर अटैक है तो नाइट टेक्स F6 चेक। और फ्रेंड्स, यहाँ डूडा को मौका मिला कार्लसन का कैसल बॉन स्ट्रक्चर खराब करने का। G टेक्स F6, देन क्वीन H5 स्क्वायर पर। और यहाँ इस क्वीन के H5 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ क्या किसी तरह का कोई प्रेशर इस H7 पर बनता है, मुझे तो अभी तो फ़िलहाल नज़र नहीं आता। लेकिन यहाँ अभी कार्लसन ने पहले अपने डी पॉन को आगे पुश किया ताकि मौका आने पर वो यहाँ अपने बिशप को वापस F8 स्क्वायर पर लाकर किंग की पोजीशनिंग को थोड़ा सेव कर सके। A3 बिशप पर अटैक है और यही काम कार्लसन शायद चाहते भी थे। बिशप के F8 स्क्वायर पर, देन बिशप D3 और डायरेक्टली यहाँ आप देख सकते हैं कि सीधा चेकमेट की थ्रेट है। लेकिन यहाँ डूडा की शायद गलती तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप देखें कि अगर ब्लैक यहाँ इस ई पॉन को आगे पुश करे तो दोनों पीसेस पर, दोनों माइनर पीसेस पर फॉक होगी। और यही ऑप्शन है कार्लसन के पास इस अटैक की। तो कार्लसन ने यहाँ किया E4 और मुझे ऐसा लगा कि जो अटैक यहाँ जेन डूडा ने लगाया था वो उनको बैकफायर कर गया है। C टेक्स D5, लेकिन वाइट ने भी यहाँ इस नाइट पर अटैक बनाया है। और कम से कम यहाँ कार्लसन E टेक्स F3 बिल्कुल भी नहीं कर सकते, अदरवाइज क्वीन टेक्स H8 चेक और यहाँ ये मेट होगी। तो कार्लसन को यहाँ करना ही पड़ा E टेक्स D3, देन D टेक्स C6 और मेटल एक्सचेंज इक्वल रहा। लेकिन यहाँ कार्लसन का ये पॉन बहुत आगे जा चुका है, जिसकी वजह से वाइट अपने इस डी पॉन को आगे पुश नहीं कर पाएगा। तो B टेक्स C6 और कार्लसन का जो इस गेम में अब तक नेगेटिव है वो यहाँ C फाइल में पॉन्स डबल, F फाइल में पॉन्स डबल और एक आइसोलेटेड तो नहीं है लेकिन काफ़ी वीक पॉन D3 स्क्वायर तक। और डूडा का नेगेटिव ये है कि वो अपने इस डी पॉन को आगे पुश नहीं कर सकता। इट मीन्स वो यहाँ अपने बिशप को डेवलप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस बी पॉन का ही सहारा ले सकता है, अनलेस अनटिल ब्लैक यहाँ अपने इस सी पॉन को आगे पुश ना कर दे। तो इसीलिए डूडा के लिए फोर्स्ड मूव है यहाँ इस बी पॉन को आगे पुश करने का, B4 A5। और माइट भी यहाँ कार्लसन की प्लानिंग है, अगर ये पॉन किसी तरह से डिफ्लेक्ट हो जाए तो कम से कम ये पॉन वाइट के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बन सकते हैं। बिशप B2, डूडा ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया तो रुक E4। और यहाँ इस रुक के E4 स्क्वायर पर आने से क्या मकसद होता है? एक तो मुझे लगता है कि बिशप ज़रूर यहाँ इस G4 स्क्वायर पर आकर क्वीन पर अटैक बना सकता है। तो नाइट D4 यहाँ पहले वाइट ने किया और वाइट ने यहाँ इस पॉन एक्सचेंज का भी काफ़ी हद तक ध्यान रखा है। और वाइट की अगली थ्रेट है यहाँ इस C6 पॉन को लेने की। तो अब वैसे कार्लसन कर क्या सकते हैं? एक ऑप्शन तो बिशप के G4 स्क्वायर पर ले जाने वाली मैंने पहले ही बताया था, क्वीन H4 यहाँ करना ही होगा वाइट को, देन A टेक्स B4, नाइट टेक्स C6। खैर, एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन जो मुझे नज़र आती है वो है रुक को G4 स्क्वायर पर ले जाने की। कार्लसन ये काम भी कर सकते थे, नाइट एक्स C6 होता, क्वीन पर अटैक, क्वीन हो जाती D7 स्क्वायर पर, देन B5। ओके, नाइट पर डिफेंस भी हो गया, रुक टेक्स G2। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड गेम रहती है यहाँ से। पर कार्लसन ने यहाँ अपनी क्वीन को D7 स्क्वायर पर प्लेस किया, ऑफरिंग क्वीन एक्सचेंज, जिससे अगर यहाँ डूडा एक्सेप्ट करे तो अच्छा ही होगा और करनी ही पड़ी। क्वीन टेक्स D5, C टेक्स D5, देन F3। रुक पर अटैक है तो ये रुक गया E8 स्क्वायर पर, नाइट B5। और फिर दोबारा वही थ्रेट यहाँ
ये फॉक लगाने की और काफ़ी डेंजरस फॉक हो सकती है। रुक E7 यहाँ ब्लैक को करना ही पड़ा। बिशप टेक्स F6 और दोबारा रुक पर अटैक बना, रुक गया D7 स्क्वायर पर। और काफ़ी देर समय के बाद मैंने कोई ऐसी गेम देखी है जिसमें कार्लसन थोड़े परेशान है, मतलब उनके मूव्स को वाइट डिसाइड कर रहा है। किंग गया F2 स्क्वायर पर। देन मेरे ख्याल से तो ब्लैक के लिए ऑप्शन इस सी पॉन को आगे पुश करने के लिए यहाँ इस नाइट पर ही भी अटैक बनता और ये D4 पॉन भी सिक्योर होता, लेकिन यहाँ अभी कार्लसन ने अपने बिशप को A6 स्क्वायर पर प्लेस किया नाइट पर अटैक बनाने के लिए, तो नाइट को जाना ही था D4 स्क्वायर पर। देन सी बिशप C4, रुक अटैच गोज टू B1, देन रुक A6 स्क्वायर पर। यहाँ इस बिशप पर अटैक बना और वाइट को आई थिंक इस बिशप को वापस H5 की तरफ लेकर चले जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ वाइट ने अपने बिशप को E5 स्क्वायर पर प्लेस किया, तो कार्लसन को यहाँ मौका मिला F6 करने का, दोबारा उसी बिशप पर अटैक बनाने का। तो B5 पहले यहाँ डुडा ने किया, उन्होंने यहाँ रुक पर अटैक बना, तो रुक हटा B6 स्क्वायर पर, देन बिशप F4। उसके बाद यहाँ वाइट ने अपने इस बिशप को सेफ प्लेस पर प्लेस किया, A4 देन G4। और कार्लसन की प्लानिंग है इस B5 पॉन को वीक रखने की, बिशप C4। और अब यहाँ आपको प्लानिंग समझ में आ गई होगी, नाइट एलिमिनेट करो, उसके बाद इस बिशप को, इस पॉन को आराम से ले लो। H4, किंग F7 स्क्वायर पर। और अब व्हाट अबाउट दिस जी पॉन मूव, ये भी गेम को काफ़ी इंटरेस्टिंग रख सकता था। और अगर यहाँ से गेम आगे बढ़े तो ब्लैक यहाँ क्या करेगा, किंग को मूव कर लेगा, ये जी टेक्स F6, रुक टेक्स F6, बिशप E5, तो रुक H6 स्क्वायर पर, नाइट F5, रुक और पॉन पर अटैक डिफेंस दोनों ही काम हो गए। क्या फ्रेंड्स, आइए वही देखते हैं जो इस गेम में हुआ था। यहाँ डुडा ने किया था किंग G3, तो बिशप टेक्स D4, ई टेक्स D4, बिशप टेक्स B5, और वही काम यहाँ हुआ जो मैं भी थोड़ी देर पहले एक्सपेक्ट कर रहा था। ओपोजिट कलर्ड बिशप यहाँ इस गेम में आ चुके हैं, रुक B4, और यहाँ इस रुक के B4 स्क्वायर पर आने का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ ये रुक्स की बैटरी लगेंगी, बिशप पर प्रेशर बनेगा और पॉन एक्सचेंज कम्प्लीटली इक्वल होगा थोड़ी देर के बाद। तो एक मूव तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक यहाँ C6 कंसिडर कर ले, वो भी अच्छा होगा, पॉन पर ही बिशप पर ही डिफेंस अपने पॉन का हो जाएगा। पर ब्लैक ने यहाँ किया रुक E7, और इस रुक के E7 स्क्वायर पर आने के बाद क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं फ्रेंड्स, आपको नज़र दिख रहा होगा ये, तो रुक एट ए गोज़ टू B1। वाइट ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया और कार्लसन के पास अभी भी ऑप्शन थी सी पॉन को आगे पुश करने की, लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो रुक इस A4 पॉन को आराम से ले सकता है, क्योंकि ब्लैक का दूसरा रुक अनडिफेंडेड हो चुका होगा, तो पॉन का बेनिफिट तो यहाँ मिलने वाला है वाइट को एटलीस्ट। तो कार्लसन ने यहाँ अपने बिशप को C4 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन रुक टेक्स B6, सी टेक्स B6, रुक टेक्स B6, और रुक ऑपोजिट कलर्ड बिशप। एंड गेम यहाँ स्टार्ट हो चुकी है, बिशप B3, देन बिशप D6, रुक पर अटैक बना तो रुक गया D7 स्क्वायर पर, देन F4। और अब कार्लसन क्या इस H1 को आगे पुश नहीं कर सकते थे, कर तो सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ किया F5। और अगर वाइट यहाँ पॉन एक्सचेंज कर ले, जी टेक्स F5, किंग F6, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन हो जाएगी ये। और वैसे भी यहाँ ये पॉन आराम से नहीं लिया जा सकता, अदरवाइज़ क्या मूव होगा आपको दिख ही रहा होगा फ्रेंड्स। यहाँ वाइट ने किया था G5 से सिचुएशन काफ़ी डेंजरस हो चुकी है। बिशप गया D1 स्क्वायर पर, देन बिशप C5, किंग G7, देन किंग F2 स्क्वायर पर, किंग रुक D8, तो रुक B7 चेक। और मेरे ख्याल से कार्लसन को स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ अपने किंग को G8 स्क्वायर पर प्लेस करना चाहिए था। मैं कार्लसन से ऐसी गलती एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उन्होंने यहाँ अपने किंग को G6 स्क्वायर पर प्लेस किया। क्या ये मूव चलने की ज़रूरत थी? बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ डुडा को मौका मिला अपने रुक को E7 स्क्वायर पर ले जाने का, और इस रुक की अगली डेस्टिनेशन यहाँ ये E5 स्क्वायर होने वाली है फ्रेंड्स। तो कार्लसन ने अपने रुक को B8 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन रुक E6 चेक। और अब यहाँ कार्लसन क्या करे, कार्लसन के लिए फोर्स्ड मूव था किंग को G7 स्क्वायर पर लेकर जाने का, और अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो वाइट यहाँ अपने रुक को E5 स्क्वायर पर ही लाएगा, और यहाँ ये F और D दोनों पॉन्स पर फॉक होगी, और किसी भी पॉन को आराम से, दोनों पॉन्स को इनफैक्ट आराम से यहाँ वाइट ले सकता है। लेकिन टू माई सरप्राइज़ यहाँ कार्लसन ने अपने किंग को H5 स्क्वायर पर प्लेस किया, और ये उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया पता नहीं, क्लॉक में टाइम ख़त्म हो रहा था, कोई किसी तरह का प्रेशर था, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कार्लसन से इस मूव को। जैन डुडा का फाइनल मूव था किंग को G3 स्क्वायर पर ले जाने का, और यहाँ इस मूव के बाद कार्लसन को
कार्लसन ने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करना ही पड़ेगा क्योंकि ब्लैक के पास अब इस रुक के h6 स्क्वायर चेक और मेट का कोई भी इलाज नहीं है। बहुत वीक गेम, खासकर आखिरी के 2 या 3 मूव्स में तो कार्लसन की काफ़ी वीक गेम मुझे लगी। इनफैक्ट खैर फ्रेंड्स, ऐसा होता है, ये मेरी अपनी थिंकिंग है। ज़रूरी नहीं है कि हमें वो सभी मूव समझ में आ जाते हों जो यहाँ ग्रैंड मास्टर लेवल पर खेले जाते होंगे, लेकिन फिर भी हम अपने सोच, अपने दिमाग से अंदाज़ा लगाते हैं। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये गेम थोड़ी वीक थी कार्लसन के लिहाज से। पर जो भी है फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।